हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मैं विशाल सिंह आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं जेई चैलेंजर्स के इस एडवांस सीरीज में, जहां पर आज हम प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। और मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूं और बहुत आश्वस्त भी हूं कि लेक्चर नंबर 1 जो होगा वो काफी दिलचस्प होगा। आइए हम लेक्चर 2 में जो हमारे कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि एक्सटेंडेड बेस थ्योरम। जब क्वेश्चन को डिफिकल्ट किया जाता है प्रोबेबिलिटी के एडवांस के एग्जाम में, या आप किसी ओलंपियाड की बात करते हैं, तो वहां पर एक्सटेंडेड बेस थ्योरम का भरपूर यूज होता है, क्योंकि वहां से एक ट्री डायग्राम का कॉन्सेप्ट बनता है जहां से हम प्रॉब्लम्स को बनाते हैं। इसके अलावा जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स है हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। जहां तक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडम वेरिएबल की बात करें, वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, उसके सॉर्ट ऑफ फॉर्मूलाज होते हैं, उसी पर सवाल बनता है। लेकिन इसके अलावा जो भी चीज प्रोबेबिलिटी में है वहां पर लॉजिक्स लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आइए एक बार इस पर बिंदुवत तरीके से देखते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम सबसे पहले सेट थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, है ना। सेट थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, आइए इन पर हम जोरदार विश्लेषण करेंगे। उसके बाद हम एक्सटेंडेड बेस थ्योरम की बात करेंगे। उसके बाद हम ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। और सबसे अंत में हम मिक्स्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, जिसमें वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अगले 1 घंटे 1.5 घंटे तक जो भी ये सेशन चलने वाला है, आप इसे बिल्कुल भी प्लेन वीडियो ना समझें। अगर आप इसे प्लेन वीडियो समझने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने इस गलती को आप अभी के अभी खत्म कर दें। आपको जो भी क्वेश्चन बाबू स्क्रीन पर दिखेगा, आप एक बार खुद से पहले ट्राई करेंगे। अगर आपसे बन गया तो सुभान अल्लाह, और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप वीडियो को पहले पॉज करके ट्राई करने के बाद जरूर से जरूर सोल्यूशन देखें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। हम बहुत आपको मजेदार लगेगा ये सेशन। चलिए देखें हम। तो अपन देखेंगे ये पहला प्रॉब्लम, और ये 2018 जे एडवांस का प्रॉब्लम है और बहुत फेमस प्रॉब्लम है। आप कहीं भी देखेंगे अगर कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स प्रोबेबिलिटी के जे एडवांस के, तो ये प्रॉब्लम का जिक्र जरूर होता है। तो ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, आइए हम देखें। कह रहा है देयर आर 5 स्टूडेंट्स S1, S2, S3, S4 एंड S5 इन अ म्यूजिक क्लास, एंड फॉर देम देयर आर 5 सीट्स R1, R2, R3, R4 एंड R5। बात बहुत आसान है कि हमारे पास सर जी 5 स्टूडेंट हैं और 5 सीट्स हैं। पहली बात तो ये है। उसके बाद कह रहा है वेयर इनिशियली द सीट R1 इज अलॉटेड टू द स्टूडेंट S1। ये साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि R1 जो सीट है वो S1 को मिल चुका है। इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम। उसके बाद कह रहा है आई जो है हमारा 1 2 3 4 है, बट ऑन द एग्जामिनेशन डे, या एक्चुअली में RI इज अलॉटेड टू SI होगा, जहां पर I आपका क्या है 1 से लेकर 5 तक। बट कह रहा है बट ऑन द एग्जामिनेशन डे the 5 students are randomly allotted the 5 seats। देखिए एक चीज यहां R1 S1 ही लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, वही क्वेश्चन का डिमांड है कि R1 देखिए S1 को अलॉट हो गया है, लेकिन बचे, हाँ ये क्वेश्चन ही है बस, RI जो है वो SI को अलॉट हो रहा है, और एग्जामिनेशन डे में ये 5 सीट्स रैंडमली अलॉट किए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ इसमें कहेगा द प्रोबेबिलिटी दैट द on the examination day the student S1 gets the previously allotted seat R1। ये साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि एग्जामिनेशन डे में क्या हो रहा है कि R1 को S1 सीट, मतलब S1 को R1 सीट मिल जा रहा है। बाद बाकी जितने भी बचे हुए 4 स्टूडेंट्स हैं वो रैंडमली अरेंज हो रहे हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि सर हमारा जो S1 है वो R1 सीट पर बहुत आराम से बैठ जा रहा है, लेकिन इसके अलावा जो हमारा S2 है, S3 है, S4 है या S5 है, ये सारे हमारे कैसे बैठ रहे हैं ये हमें खुद नहीं पता है। मतलब हम कह सकते हैं ये एक तरह से हमारा डी अरेंज हो रहा है।
मतलब इनका बाबू डी-अरेंजमेंट हो रहा है। जब कुछ भी चीज सही से बैठ नहीं रहे, सब कुछ रैंडम लग रहा है, मतलब यहां पर डी-अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसको जो हमारा तरीका होगा, पहले तो टोटल आउटकम आप समझे, 5 लोग को बिठाने का तरीका क्या है, 5 फैक्टोरियल, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। और 5 फैक्टोरियल जहां तक मुझे ख्याल है ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है बालक। मतलब आप ओवरऑल अगर बात करें तो 120 हुआ। इसके अलावा टोटल आउटकम के बाद अगर हम फेवरेबल आउटकम की बात करें, तो जहां तक हम फेवरेबल आउटकम की बात करते हैं तो इस पर भी आप थोड़ा सोचिए, फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा। तो 1 तो हो जाएगा सही तरीका, S1 का R1 पे बैठना, लेकिन बचे हुए जो 4 है वो डी अरेंज हो रहे हैं बालक। मतलब कहने का क्या है, 1 इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल तक इसीलिए जाएगा क्योंकि हमें 4 लोगों को डी-अरेंज करना है माय डियर फ्रेंड। अगर आपको 4 से ज्यादा लोगों को डी-अरेंज करना होता, मान लीजिए 10 लोगों को, तो ये ऑल्टरनेट फैशन में प्लस माइनस में 10 तक जाता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ रही है। तो बताइए, इसको सॉल्व करें, ये कट जाएगा 1/2 माइनस 1/6 24 12 कितना हो जाएगा बालक, थोड़ा देखिए। 9/24 चलिए इतना पहले लिख लीजिए आप। चलिए देखें, यहां पर एक चीज आप सही करेंगे, D4 जो होगा ये 4 फैक्टोरियल होगा बाहर में, ये बाहर में 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होता है। तो 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 24, मतलब यहां 24 मल्टीप्लाइड है, तो ये ओवरऑल कितना आएगा 9। तो अब देखिए फेवरेबल आउटकम आपके पास 9 है, टोटल आउटकम आपके पास 120 है। तो जहां तक हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, तो 9 बाई क्या बोलेंगे अपन 120। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 3/40। कहने का मतलब जो करेक्ट आंसर होगा इस प्रॉब्लम का वो होगा 3/40। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा, डी अरेंजमेंट थ्योरम है। तो यहां पर जो क्वेश्चन का बाबू की कॉन्सेप्ट था, देखो ये भी समझना तुम्हारे लिए जरूरी है कि किस प्रॉब्लम में क्या की कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो यहां जो आपको की कॉन्सेप्ट लग रहा है इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में बालक, वो आपका क्या है, तो आप जो पढ़ते हैं ना पीएनसी के अंदर, जैसे इन्वेलप लेटर के क्वेश्चन होते हैं, वहां पर हम डी अरेंजमेंट थ्योरम पढ़ते हैं बालक। तो आपको डी अरेंजमेंट थ्योरम का यहां पर ध्यान देना है, ठीक है, मामला बिल्कुल सेट कर देना है गुरु। चलिए आगे देखें, ये अगला सवाल है। इस अगले सवाल को आप थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करें। आप देखिए ट्राई करके, मैं यहीं पर खड़ा हूं आपके सामने, आप देखिए थोड़ा ट्राई करके, इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा ट्राई कीजिए, थोड़ा समझिए। चलिए, आपने पॉज किया होगा, आपने देखा होगा, आपने समझा होगा कि सर आखिर वे इस सवाल में क्या कर रहे हैं सर जी, ये बताइए हमें, मामला बिल्कुल सेट हो जाए मेरा, ऐसा मैं क्या करूं। तो सर बड़ा आसान है, बड़ा दिलचस्प है, आपको घबराना नहीं है, दिल चीर के दिखा देना है कि मुझको ये आता है गुरु। क्या करें, फॉर I बराबर 1 2 3 4 ले T1 1 2 3 4 5 तक जाएगा ब्रो। T1 डिनोट द इवेंट दैट द स्टूडेंट्स S1 एंड S+ डू नॉट सिट टुगेदर। देखो यहां बहुत अच्छी बात कही जा रही है, 4 तक ही रहे तो, कि SI, देखना ध्यान से, अगर ध्यान नहीं दोगे तो खत्म हो जाएगा जीवन, नष्ट हो जाओगे बालक। क्या कह रहा है कि S1 एंड S1 प्लस I डू नॉट सिट टुगेदर। ओ माई गॉड, ये क्या बोल रहे हैं सर? यस सर, मैं यही बोलना चाह रहा हूं, ये दोनों साथ में नहीं बैठेंगे सर जी। बोलेंगे मैं नहीं बैठूंगा, कहने का मतलब कि जब आप S1 और S1 प्लस I की बात करते हैं, जब आप I1 रखोगे
तो कहने का मतलब S1 and S2 do not sit together। क्या ब्रो, सही बात है क्या? इधर SI हो जाएगा, फिर आई आप 2 रखोगे तो मैं क्या बोलूंगा कि S2 and S3 do not sit together। क्या सही है ब्रो? मतलब S2 यहां पर S1 के साथ भी नहीं बैठना चाहेगा, साथ ही साथ S2 S3 के साथ भी नहीं बैठना चाहेगा। मामला बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसके बाद देखो तो S3 एंड S4 ये भी बालक साथ में नहीं बैठना चाहेंगे। इसके बाद S4 एंड S5 ये भी साथ में नहीं बैठना चाहेंगे। ओहो, मतलब दो दो लोग के जो पेयर बन रहे हैं ये कभी नहीं चाहते हैं कि हम ये साथ में बैठें। चेयर पर जो 5 चेयर लगे हुए हैं ये कभी नहीं चाह रहे कि हम साथ में बैठें। होता है जीवन में, बहुत कुछ होता है दोस्त, तो साथ में बैठना नहीं चाह रहे। तो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर हम क्या करें कि ये सवाल हमारा बन जाए, हमें तकलीफ भी ना हो? तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि टोटल आउटकम की अगर आप बात करें तो वो तो हमारा फिक्स है बालक, 5 फैक्टोरियल, 5 लोगों को 5 चेयर पे बिठाने का तरीका। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या निकाला है? T1। ये हमारा T1 वाला केस समझिएगा ध्यान से। T1 मतलब S1 S2 साथ में ना बैठे। ये T3 केस, ये T4 केस। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी हमें किस चीज की निकालनी है माय डियर फ्रेंड? T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3 इंटरसेक्शन T4, कोई भी साथ में ना बैठे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे ना, अलग अलग केसेस बनाएंगे और केस बनाकर बहुत मजा आएगा। चलो केस 1 देखो, हम जो अभी केस लेंगे ना, हम पहले मिडिल में जो बैठा लोग है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। मिडिल में पहले 5 सीट के बीच में हम बिठाएंगे। बहुत बुक में या बहुत सॉल्यूशन में बहुत सारे तरीके हैं, है ना, बहुत सारे तरीके हैं। आप बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं बहुत मजेदार है कि आप पहले बीच वाले पे फोकस कीजिए। जो साइड वाले हैं वो तो क्या होंगे, अपने जगह को एक्सचेंज कर सकते हैं, बीच वाला जहां है वहीं रहेगा। तो बीच वाले को पहले देखिए। तो हम मान लेते हैं ये हमारा 5 सीट है। तो मान लो हमने बीच में बिठा दिया 3 को, ठीक है भैया। तो जैसे ही बीच में हम 3 को बिठाएंगे, अब तुम ध्यान से सोचो, 3 के बगल में कभी 2 नहीं बैठेगा और 3 के बगल में कभी 4 भी नहीं बैठेगा। क्या बात है सर, जबरदस्त बात बोल रहे हैं आप। यस ब्रो, 3 के बगल में कभी भी 2 नहीं बैठेगा, मतलब यहां 2 नहीं बिठाएंगे। 4 भी नहीं बैठेगा, मतलब 1 बैठ सकता है और 5 बैठ सकता है। इधर 2 बैठ सकता है, 1 के बगल में 2 कभी नहीं बैठेगा, मतलब 4 बैठेगा। इधर 2 बैठेगा, आहा, और इधर क्या बैठेगा? 3। तो एक तो ये अरेंजमेंट हो सकता है। एक इसको फ्लिप कर देंगे, वी विल फ्लिप द होल सिस्टम। बोलोगे सर जी ऐसा है कि 2 को इधर ले आएंगे तो गड़बड़ा जाएगा खेल, क्योंकि 2 के बगल में 1 हो जाएगा, मतलब 3 को फिक्स रखेंगे, पूरा सिस्टम फ्लिप कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे। अब देखो ये भी एक अरेंजमेंट है। तो टोटल जब 3 बीच में बैठ रहा है, बस ये 2 अरेंजमेंट होंगी। ठीक है क्या? केस 1 क्लियर हो गया, आपको समझ आ रहा है? आओ केस 2 देखो। आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। देखो अब अगर हमारे बीच में बैठ रहा है कौन, 3 के जगह हमने रख दिया मान लो 4 बालक। तो सर जी 4 रखेंगे तो 4 बोलेगा मैं अपने बगल में 3 को नहीं बिठाऊंगा और मैं अपने बगल में 5 को भी नहीं बिठाऊंगा। बाद बाकी जिसे बिठाना है बिठा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 4 के बगल में 1 रह सकता है और 2 रह सकता है। इधर 4, इधर क्या रहेगा? 5 रहेगा, इधर क्या रहेगा? 3 रहेगा, क्योंकि 1 के 2 के बगल में 3 भी नहीं बैठना चाहिए। एक तो ये हो गया, दूसरा उसका फ्लिपिंग कर देंगे। यहां भी कितने वेज हुए बालक? 2 वेज हुए कि नहीं हुए? बता दो मेरे को, मामला सेट करने का टाइम आ रहा है।
अब देखो केस 3 देखते हैं बच्चा। केस 3 की जहां तक हम बात करें, यहां भी बड़ा दिलचस्प हो रहा है सारा का सारा खेल ब्रो। खेल बिल्कुल दिलचस्प होता जा रहा है माय डियर फ्रेंड। तो 4 की बात करें अगर हम, उसके बाद हमने 3 4 ले लिया, अब हम 2 की बात करते हैं। जैसे ही बालक हम 2 को चुनेंगे तो 2 बोलेगा मैं 1 को नहीं बिठाऊंगा, मैं 3 को नहीं बिठाऊंगा, बाद बाकी तुम्हें जिसे रखना है रख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 2 के बगल में आप 4 को रख सकते हैं, 2 के बगल में आप 5 को रख सकते हैं, और 5 के बगल में आप क्या रख सकते हैं? हाँ, 5 के बगल में 3 रख सकते हैं और 4 के बगल में 1 रख सकते हैं। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा इसका फ्लिपिंग। ओह देखे, मजा आ रहा है क्या? हो गया, केसरी हो गया। अब देखो एंड्स वाले को देखेंगे, 1 और 5, 1 स्टार्टिंग में 5 एंड में, वो कैसे बैठेगा, वहां थोड़ी सी बदलाव आएगी। अब देखना, अगर हमने 1 को बिठा दिया तो 1 जैसे ही बैठेगा बगल में 2 नहीं बैठेगा, बस 2 नहीं बैठेगा, मतलब यहां 3 रह सकता है, यहां 5 रह सकता है। 5 है तो यहां 2 नहीं रहेगा, 2 यहां रहेगा, और 4 नहीं रह सकता है। मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। चलो एक बार फिर से देखें, एक 5 इधर रखते हैं, 3 इधर रखते हैं, तो अगर हम इधर 4 ले लें, इधर 2 ले लें, फिर से केस पॉसिबल नहीं है। 1 लेते हैं, 4 लेते हैं, और क्या ले लेते हैं? 3। तो बताओ 3 है, यहां हम 5 ले लें, यहां 2 ले लें, एक तो ये पॉसिबल है, और दूसरा इसका फ्लिपिंग पॉसिबल है। दो तरीके इसके हो गए। तो 1 3 4 के बगल में बैठ गया। अब एक और केस क्या पॉसिबल है, 1 के बगल में एक बार 5 बैठ जाए, और 1 के बगल में एक बार क्या बैठ जाए? 3 बैठ जाए, या 4 बैठ जाए। 4 भी बिठा सकते हैं, 5 और 4 भी तो बिठा सकते हैं। तो 4 जैसे ही बैठेगा तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 2 बैठेगा, और यहां पर 3 हो जाएगा। तो एक फ्लिपिंग कर देंगे, 2 4 1 5 3, तो यहां से भी कितना वेज आएगा? 2 वेज। मतलब 1 से 1 को बिठा कितने तरीके से सकते हैं? टोटल 4 तरीके से। सिमिलरली केस 5 जब हम लेंगे तो केस 1 जैसा ये सिमेट्रिक, 1 इधर है तो 5 उधर है, मतलब केस 5 में हम क्या लेंगे? समझो बात को क्या हो रहा है, 1 के साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है। 1 अगर रह रहा है, 1 लास्ट में होता है और 5 लास्ट में, समझ रहे? 5 लेटर्स में दोनों सिमेट्रिक है, तो 1 के साथ 4 केस जनरेट हो रहा है, तो 5 के साथ भी आप चेक कर लीजिए, अगर हम बीच में 5 को रखेंगे तो 5 के साथ भी टोटल 4 केस जनरेट होंगे। तो टोटल वेज बताओ कितने? 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, मतलब टोटल फेवरेबल वेज कितने हो जा रहे हैं? 14। समझ रहे हैं क्या? एक बार आप ध्यान से एक एक चीज को, जिस जिस चीज के मैं बारे में कह रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे आपको दिक्कतें हो सकती है। देखिए एक बार ध्यान से। चलिए इसके बाद हम देखें तो ये हमारा टोटल फेवरेबल केसेस है, मतलब फेवरेबल केसेस लिखो, टोटल लिखने का क्या जरूरत है? टोटल बताओ कितना हो जाएगा? देखा हमने 5 फैक्टोरियल मतलब 120। तो यहां पर जो हम प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं, यहां जो कहानी हमारी होगी, सेवन अपॉन 60 ब्रो। क्या हो गया ब्रो? 7/60। इज इट ओके? टेल मी यस और नो। यस सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है सर। तो ये 7/60 होगा माय डियर फ्रेंड। तो क्या क्लियर है बात? कोई घबराहट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तुम्हें नहीं होगी।
है ना। इसके बाद हम देखेंगे अगला सवाल। क्या आप तैयार हैं अगले सवाल को देखने के लिए? ये रहा आपका अगला सवाल, बहुत ही जबरदस्त, मजेदार, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं कसम से कह रहा हूं, इतना बेहतरीन क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को देखिए, सेट थ्योरी मिक्स्ड है, आपका फंक्शंस इसमें मिक्स्ड है, मैपिंग्स मिक्स्ड है, उसके बाद ये क्वेश्चन का निर्माण हो रहा है। मतलब सेट एस क्या कह रहा है कि मेरे अंदर 1 2 3 4 है एंड टू फंक्शंस एफ एंड जी आर रैंडमली चोजन नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एस टू एस। मतलब हमें जो मैपिंग करना है बेटा, वो एस से एस के बीच में करना है। मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से चीजें समझ आएगी कि सर जी जो हमें मैपिंग करना है, एस टू एस की जो मैपिंग करनी है, वो हमें कहां से कहां करनी है? एस और एस के बीच में करनी है। और वहां से हम दो फंक्शन जनरेट कर रहे हैं। एक फंक्शन हमारा एफ है और दूसरा फंक्शन सर जी हमारा जी है। क्या आपको क्लियर है? मुझे तो क्लियर है, मुझे भी क्लियर है। इसके बाद क्या कह रहा है? इफ आर एफ एंड आर जी डिनोट्स द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एंड जी रेस्पेक्टिवली एंड पी बाई क्यू डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी दैट आर एफ इंटरसेक्शन आर जी इज इक्वल टू 5। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि जो हमारा फंक्शन एफ से रेंज आ रहा है और फंक्शन जी से रेंज आ रहा है, इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन 5 है। मतलब इन दोनों के बीच कोई भी कॉमन चीज नहीं है बालक। बोलोगे वाह। अब आप पूछेंगे कि परम पूजनीय प्रातस्मरणीय विशाल सिंह ब्रो, मेरे को एक बात बताइए कि ये जो क्वेश्चन है, इसमें आखिर हम शुरुआत कैसे करें? आखिर इसमें हम अप्रोच कहां से ढूंढ कर लाएं कि हम ऐसा क्या करें कि सवाल बन जाए और हमें दर्द की अनुभूति ना हो? तो बालक, इसमें फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स कितने गहरे हैं आपके, वही चेक करने के लिए प्रॉब्लम दिया गया है। तो आप एक दफा यहां जीसीडी है, जीसीडी बोले तो ग्रेटेस्ट, जानते हैं ना आप, एलसीडी जीसीडी वही है। तो आपको यह करना है पहला काम कि वीडियो को पॉज करना है। 1 मिनट से 2 मिनट आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है, मैं तो कहूंगा उससे ज्यादा आप समय लें, 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया है। आप चाहेंगे कि फर्स्ट हैंड में आपसे बन जाए ना, आपसे ना होने वाला है ऐसा। आप खुद से एक बार सोचिए, उसके बाद अपन देखेंगे। चलिए, आपने इस क्वेश्चन को देख लिया होगा, आपने खुद से एक बार ट्राई भी किया होगा, मुझे ये पता है। आप बहुत ही तेजस्वी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। कोई भी ऐरा गहरा नथु गहरा आकर देखेगा इस वीडियो को, उसको परेशानी हो जाएगी। आपको खुद से एक बार पढ़कर आकर तभी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये जेईई एडवांस के वीडियो हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें आती है पहले से, और आप बहुत थ्योरेटिकल पार्ट में तो कमांड करके आएंगे। देखिए, अब आप ध्यान से सुनिएगा कि इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं। तो आपके पास यहां पर देखिए 2 सेट्स, एस के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। और यहां भी एस के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। एस टू एस मैपिंग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या है बेटा? एस टू एस का मैपिंग है। अब ध्यान से सुनो, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स कितना हो जाएगा? आप ध्यान से सुनेंगे, एक के लिए कितने ऑप्शंस खुले हुए हैं? एक या तो एक के पास मैप कर सकता है, 2 के पास मैप कर सकता है, 3 के पास मैप कर सकता है, या यहां मैं और बोल रहा हूं, ऐसा ना समझें आपकी एक बार में एक सबके साथ मैप कर जाएगा, ये सोचने की कोशिश ना करें आप। तो एक के पास कितने ऑप्शन है बालक? 4 ऑप्शन। इसी तरह 2 के पास भी कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। 3 के पास भी कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। और 4 के पास भी कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। बोले तो क्या हो जाएगा बालक? 4 का 4 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स एक फंक्शन को डिफाइन होने के लिए। लेकिन यहां पर क्या बोला गया है, आप एक बार ध्यान से देखिए, अपने मानस पटल पर बाबू छापने की कोशिश कर। देखो यहां क्या बोला गया है, यहां बोला गया है एफ एंड जी आर रैंडमली चूजन नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम एस टू एस। नेसेसरली डिस्टिंक्ट नहीं, यहां कह दिया है कि ये दोनों डिस्टिंक्ट हो, जरूरी नहीं है। एफ और जी हो सकता है पूरा का पूरा सेम हो गया हो, तो मेरे डिस्टिंक्ट होगा तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगी। लेकिन अगर दोनों में हम बड़ा पॉसिबिलिटी सोचेंगे कि मैक्सिमम क्या हो सकता है कि दोनों का दोनों सेम हो जाए,
तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? टोटल नंबर ऑफ एफ एंड जी फंक्शंस कितने हो जाएंगे? तो एफ के लिए भी 4 का पावर 4 हो जाएगा और जी के लिए भी 4 का पावर 4 हो जाएगा। दिल हमारा बिल्कुल खुश हो जाएगा। इज इट ओके ब्रो? तो यहां कितना हो जाएगा? 2 का पावर 16। तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स की जहां तक अपन बात करते हैं तो ये 2 का पावर 16 होता है। क्या बात क्लियर है? बोलो, टेल मी यस और नो ब्रो, क्या बात क्लियर है? ठीक है क्या? इसके बाद देखेंगे हम क्या करना है हमें। इतना हमने कर लिया। अब देखो कह रहा है रेंज ऑफ एफ। देखो ये अगर मान लो फंक्शन एफ डिफाइन होता या फंक्शन जी डिफाइन होता, कुछ भी डिफाइन होता, तो रेंज में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4। हम पहला केस मान रहे हैं, देखो मुझे, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू 1। मैं क्या मान रहा हूं कि फंक्शन जो एफ है उसका रेंज अभी हमने 1 लिया है, एक नंबर ऑफ एलिमेंट लिया है। तो सपोज क्या कर लेंगे, सपोज 1 इज टेकन, इस 4 में से जो एफ का मैपिंग हो रहा है उससे जो रेंज प्रकट हो रहा है वो हमने 1 लिया है। वो हमने क्या लिया बालक? 1 लिया है। तो बताओ कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं? 4C 1 वेज, 4 में से एक ढूंढकर बाहर लाएंगे। ये एफ के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? एफ के लिए। अब जी के लिए देखो, हमने क्या बोला था? एफ और जी के रेंज में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। तो एफ से अगर हमने 1 चूज किया है तो जी के लिए कितने द्वार खुले होंगे? 3 2 3 4, मतलब बताओ इधर कितना होगा? 1 2 3 4, और जी का जो रेंज में होगा एलिमेंट वो यही तीनों रह सकता है। अब बताओ मैपिंग जी के लिए, एक के लिए 3 पॉसिबल है। जी फंक्शंस कितने हो जाएंगे? 1 के लिए 3 ऑप्शन, 2 के लिए 3 ऑप्शन, 3 के लिए 3 ऑप्शन, 4 के लिए 3 ऑप्शन। अच्छा, मतलब सबके लिए कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 81 ऑप्शन हो जाएंगे। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे यहां पर केस 1 में? थ्री 324। क्या क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, अब तुम सोचोगे, तुम्हारे मन में ख्याल आएगा कि सर जी ऐसा है कि केस 1 हमने सोच लिया, केस 2 तो आप यही बोलेंगे कि रेंज ऑफ एफ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने 2 लेना होगा। क्या मामला सेट लग रहा है? अगर आपको समझ आ रही है, अगर आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में चैट बॉक्स में जाकर लिखेंगे मामला बिल्कुल सेट है गुरु। क्या क्लियर है? चलिए आगे देखिए, केस 2 की बात करते हैं हम। आइए केस 2 में मैं कह रहा हूं क्या कि रेंज ऑफ एफ में हमने सर जी 2 एलिमेंट्स लिया, और क्या सपोज कर ले रहे हैं? सपोज 1 and 2 इज चूजन। क्या क्लियर है क्या बालक? बोलो यस और नो। तो सर हमने एफ के लिए 1 और 2 चूज किया है। आओ सबसे पहले एफ देखते हैं। एफ फंक्शंस क्या होगा? 1 2 3 4, और इधर कितना होता है? इधर मैंने 1 और 2 चुना है। क्या बालक क्लियर है क्या? तो पहले के लिए 2 ऑप्शन, दूसरे के लिए 2 ऑप्शन, तीसरे के लिए 2 ऑप्शन, चौथे के लिए 2 ऑप्शन। सुनना ध्यान से, हम जो यहां एफ के फंक्शन को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो तभी ना क्रिएट होगा जी जब ये ऑन टू रहेगा कि सारे के सारे मैप होने चाहिए, सारे के सारे मैप होने चाहिए। तो सर ऑन टू फंक्शंस बताओ कितना हो जाएगा? बताओ सबके लिए 2 ऑप्शन है तो पहले तो 2 का पावर 4, लेकिन मान लो ऐसा हो जाए, एक केस ये भी है कि सब जाके 1 से मैप कर गया, 2 छूट जाएगा, और 2 अगर छूट जाएगा तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा।
अब कितने बच्चे सोच रहे होंगे सर ऑन टू फंक्शन आप क्यों बोल रहे हैं? मैं ऑन टू फंक्शन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फंक्शन एफ साफ साफ कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे अंदर दो एलिमेंट रहेंगे ही रहेंगे, अगर तुम दो एलिमेंट नहीं चुनोगे तो तुम पापी हो। बोलो वाह। लेकिन जी में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जी में हमारे मन के अनुसार हम सुन सकते हैं, एक भी दो भी, ऐसा ऐसा है, समझ रहे? यहां साफ साफ लिखा है रेंज ऑफ एफ में हमने दो एलिमेंट चूज करना ही करना है, मतलब ये ऑन टू बन जाएगा। ये कैसा फंक्शन बन जाएगा? ऑन टू। तो ऑन टू में ये केस हम घटाएंगे, दूसरा अगर दो से सारा मैप करके मतलब टोटल कितना केस घटाएंगे? दो, तो 14 हो जाएगा। ये हो गया, तो 14 इंटू कितना हो जाएगा यहां पर? अब देखो जी फंक्शंस क्या हो जाएंगे टोटल, वन टू थ्री फोर। इधर हमने अगर दो कॉमन नहीं होने 3 4 चुना तो सबके लिए कितने ऑप्शन है? दो। सबके लिए दो 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 ऑप्शन। देखिए कितना हो जाएगा आप कैलकुलेट करके, चलिए देखेंगे आप। तो ये कितना हो जाएगा? 16। अब आप देखिए जब आप दो एलिमेंट को चूज कर रहे हैं तो ये एफ का ही पार्ट है, कितना हो जाएगा ये? 4c2 6। तो टोटल वेज कितना हो जाएगा यहां? एट्टी 84 वेज हो जाएंगे, 84 इंटू 16 कर लेंगे आप। क्लियर? तो केस 2 भी क्लियर है। नाउ अब हम केस 3 को देखें। ऐसा करते हैं ना कि रेंज ऑफ एफ में हम 3 एलिमेंट्स चुनते हैं, तो बताओ मेरे को नंबर ऑफ वेज कितना होगा जी? 4c3। तो बोले सर जी 4 होगा। क्या क्लियर है? सर जी बिल्कुल क्लियर है, 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो हम एफ फंक्शंस की बात करते हैं, देखना तुम्हें मजा आएगा, मैं कह रहा हूं। हमारे पास 1 2 3 4 है और इधर कितने 3 एलिमेंट्स हमने चुने, सपोज कर रहे हैं हम 1 2 3। सपोज 1 2 3 इज चूजन। क्या क्लियर है बालक? हमें ऑन टू फंक्शन का निर्माण करना है। मैंने पहले ही बोल दिया है कि हमने एफ से 3 एलिमेंट चुनना ही चुनना है, मतलब हम ऑन टू फंक्शन का क्रिएशन कर रहे हैं। क्लियर? अब मेरी बात को एक बार आप ध्यान से सुने, आपको समझ आएगी सारी बातें कि यहां पर जब भी कभी ऐसा हो कि इधर वाले को अपन m बोल रहे हैं, इधर वाले को n बोल रहे हैं, कभी भी अगर m n से बड़ा होता है, इधर अगर ज्यादा हो इधर अगर कम हो, क्या बोल रहे हैं? इधर अगर ज्यादा हो इधर अगर कम हो, तो ऑन टू फंक्शंस हम कैसे निकालते हैं? तो हम कंसेप्ट ऑफ मैपिंग यूज करते हैं। क्या करते हैं? कंसेप्ट ऑफ मैपिंग या कंसेप्ट ऑफ ग्रुपिंग बोल सकते हैं, सबसे बेहतर कंसेप्ट ऑफ ग्रुपिंग जो हम पीएनसी में पढ़ते हैं। तो बताओ ऑन टू बनने के लिए क्या करना होगा? किसी दो को तो एक ही में मैप कराना होगा, बचे हुए को हम अलग अलग मैप करा सकते हैं, मतलब 2 1 1 का ग्रुप बनेगा। या तो इधर से 2 बने, इधर से 1 1 बने, या इधर से बीच से बने, लेकिन बनेगा 2 1 1 का ग्रुप। ये क्लियर? मतलब बताओ यहां पर टोटल कितने ग्रुप्स हैं? टोटल 2 1 3 1 4। पाई नीचे क्या लिखेंगे? 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। और यहां पर दो चीज रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल अलग से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बात बिल्कुल क्लियर है? बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। तो यहां से देखकर बताओ तुम कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 बाई 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 6 वेज दिख रहा है हमें। कितना वेज दिख रहा है? 6 वेज। तो आप पहले ये देखिए, और हमें जी फंक्शंस जो क्रिएट करने हैं, तो जी फंक्शंस के लिए 1 2 3 4 कोई दोनों में कॉमन है तो हम क्या चुनेंगे? वो तो सबके लिए कितना है? इसके लिए भी एक ऑप्शन, इसके लिए भी एक,
टोटल कितना ऑप्शंस हो जाएगा? वन वे ही होगा। देख लीजिए पहले आप इतना, चलिए आपने देख लिया इधर, इधर 4, इधर देखिए एक चीज कि 2 1 1 एक ग्रुप जो है ये आपस में भी तो अरेंज हो सकता है, 1 2 1 भी हो सकता है या 1 1 2 भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो यहां पर हमें इसका भी अरेंजमेंट कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इंटू 3 फैक्टोरियल, तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा 6 इंटू 36 वेज, तो यहाँ 1 वे यहाँ 4, टोटल वेज बताओ कितने हो जाएंगे? ये हो गया। तो नाउ अब हम प्रोबेबिलिटी की जो बात करते हैं तो उसमें टोटल फेवरेबल केस, तो टोटल फेवरेबल केस हम केस 1 से देखना शुरू करेंगे। केस 1 381 इंटू 4 था। केस 2 के अंदर क्या था 84 इंटू 16, और केस 3 के अंदर क्या है 36 इंटू 4। बाई नीचे टोटल की बात करें हम तो 2 का पावर 16 है। बस दिस इज योर आंसर। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपको मिल जाएगा कि क्या है प्रोबेबिलिटी। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस सवाल के बाद आप अगले सवाल को देखिए। आपके पास एक पैराग्राफ का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा है। मतलब इसमें लॉजिक है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, कतई भी बड़ा नहीं है, क्वेश्चन में लॉजिक है। देखिए क्या है क्वेश्चन कि अ चेस मैच बिटवीन 2 ग्रैंड मास्टर्स एक्स एंड वाई इज वॉन बाय हुएवर फर्स्ट विंस अ टोटल ऑफ 2 गेम्स। बात को समझिएगा क्या कह रहा है। पहला जो 2 मैच जीत जाए वो मैच को जीत गया। 2 ग्रैंड मास्टर के बीच हो रहा है ना। मान लीजिए एक हम हैं बहुत बड़ा ग्रैंड मास्टर और एक बहुत बड़ा जो वर्ल्ड चैंपियन होगा कोई, वो है। उन दोनों के बीच मैच हो रहा था। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हम हारेंगे, वो अलग बात है, लेकिन हम गेम में अपने आप को रखेंगे। तो यहां कह रहा है क्या कि 2 आपके पास ग्रैंड मास्टर है, एक आप समझ लीजिए, एक आपका दोस्त समझ लीजिए। अब दोनों के बीच जो मैच होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ए जीते या तो बी जीते या तो एक्स जीते या तो वाई जीते। कह रहा है एक्स चांसेस ऑफ विनिंग, ड्रॉइंग और लूजिंग एनी पर्टिकुलर गेम आर एबीसी। एक्स के जीतने का क्या है चांस ए, हार ड्रॉ होने का चांस बी है और हारने का चांस सी है। द गेम्स आर इन, देखो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, समझ रहे हैं। मान लीजिए 4 गेम होता है, एक्स ने पहला गेम जीत लिया, दूसरा गेम हार गया, तीसरा गेम या दूसरा गेम क्या हो गया ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ, और फिर चौथा जीत गया। तो सोचो ए गेम स्टार्ट हुआ, पहला ही गेम खेला ए जीत गया या एक्स जीत गया, ठीक। दूसरा गेम टाई हो गया, कोई रिजल्ट नहीं। अब इंतजार में एक्स की, एक बार और जीतेंगे तो पूरा का पूरा हम सीरीज जो है टूर्नामेंट जीत लेंगे। तीसरा मैच खेला फिर टाई हो गया, चौथा मैच खेला एक्स जीत गया। समझ रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता था, खेला और सब टाई होते गया, परेशान हो गया एक्स, बाद में जाकर एक जगह जीत गया, ये भी हो सकता था। या ये हो सकता था एक्स शुरुआत किया, एक बार हार गया, अब उसको डर लगने लगा। जब तक टाई हो रहा था तब तक उसे डर नहीं लग रहा था, अब उसे डर लगने लगा कि हम तो हार गए। अगर बी एक बार और जीत गया, हारना ए का हारना मतलब क्या है, बी जीता है। अगर एक बार और कहीं पर लूज कर गया एक्स या ए, गेम कौन जीत जाएगा, बी। अब देखो ऐसा हुआ, एक बार जीता फिर हार गया, फिर टाई होते गया होते गया, अब डर से हालत खराब है, बिल्कुल पूरा छटपटा रहा है कौन, आपका एक्स, कि एक बार और जीतना है, और यहां के जीत गया। तो यहां जैसे ही जीता गेम, पूरा टूर्नामेंट खत्म। मतलब 2 चीज हो सकता है, या तो एक्स हारे ही नहीं कभी, पूरा का पूरा एक बार जीत जाए और उसके बाद टाई का टाई हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि एक बार हार जाए, कि अगर 2 बार हार गया तो जीत कौन जाएगा, खेल बी जीत जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब हम ये यहां से पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। तो गेम्स आर इंडिपेंडेंट, ए प्लस बी प्लस सी 1 होगा, ये बात सत्य है।
क्योंकि विनिंग प्लस लूजिंग प्लस जो ड्रॉ हो रहा है, इनके प्रोबेबिलिटी सम कितने हो जाएंगे? 1 टोटल प्रोबेबिलिटी सारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब देखो कह रहा था द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विंस द मैच आफ्टर n+1 गेम्स, n+1 गेम्स के बाद मैच को एक्स जीत जाए। देखो ऐसा होगा, when x does not lose any match, when x does not lose any match, कोई भी मैच नहीं हारे, तो क्या होगा? पहला मान लो जीत गया, फिर सारा का सारा टाई हो गया, n+1 मैच चल रहा है, और अंत में क्या होता है? जीत जाता है। जैसे ही जीत जाता है लास्ट वाला कोई भी, तो पहला जो 2 विनिंग है किसी के पास आ गया, एक्स के पास आ गया, तो एक्स जीत गया। बीच के सारे टाई हो रहे हैं। तो बताइए यहां से यहां तक में तो n चीज हो रहा होगा, ये n+1 चीज है, तो बताओ तो सोचकर देखो आप एक बार कि टोटल मैचेस कितने हो रहे हैं आपके, टोटल मैचेस कितने हो रहे हैं? n+1 मैच में बोल रहा है कि जीत जाने। एक तो ये पॉसिबिलिटी, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरा पॉसिबिलिटी है कि व्हेन x loses वन ऑफ द मैच। अब जरूरी नहीं कि यहीं से स्टार्ट करना करेगा विन, हो सकता है पहला मैच खेला टाई हो गया, दूसरा मैच खेला टाई हो गया, तीसरा मैच खेला टाई हो गया, चौथा मैच खेला टाई हो गया, पांचवा में पहली बार जीत गया, फिर खेला टाई 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 टाई, आखिरी में जाके जीत गया, या कहीं भी बीच में जाके जीत गया, जहां भी जीत, खेल वहीं पे खत्म हो जाए। दूसरा चीज व्हेन एक्स लूजेस वन ऑफ द मैचेस, तो देखो विन टाई टाई, मान लो यहां हार गया, फिर टाई होते गया और आखिर में फिर एक बार जीत गया, ये भी हो सकता है। तो हमने 2 केसेस बनाए हैं, आपको बस इसको अरेंज करने का तरीका ढूंढना है, आप कैसे इसे अरेंज करेंगे। आप अगर इसे अरेंज करने में सक्षम हैं, ट्रस्ट माय वर्ड्स, आपके पास टोटल कितने सारे चीज हैं, यहां से यहां तक में n+1 आइटम्स, आपको इसको अरेंज करना है, इसको अरेंज करना है। विन का जो चांस है वो A है, ड्रॉ का जो चांस है वो B है, और हारने का जो चांस है वो C है, ये दिया हुआ है। चलिए इसे बनाइए आप एक बार, चलिए देखिए, तो आप समझिएगा कि कैसे हम अरेंज करेंगे इनको। यहां हम लिखते हैं n से अरेंज करेंगे। यहां तो जीत गया है तो लास्ट विन होना ही होना है, ये पता ही है। इसको क्या अरेंज करेंगे? इसको थोड़ी विन से उठा के यहां लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। अरेंजमेंट में ये पार्ट नहीं लेगा, बस इतना ही पार्ट लेगा, n। अब सोचिए टाई कितना होगा, यहां से यहां n टर्म्स है तो टाई कितना हो जाएगा? रिपीट जो कर रहा है उससे डिवाइड भी करेंगे, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन का नियम। अब देखो विन कितना बार कर रहा है? a, और टाई कितने बार हो रहा है? n-1 टाइम्स, ये हो गया। इसी तरह यहां क्या हो जाएगा? n बाय एक बार लूज कर रहा है तो बचा हुआ n-2 टाइम्स फैक्टोरियल। विन कितने बार कर रहा है? 2 बार। टाई कितने बार कर रहा है? n-2। और लूज कितने बार कर रहा है? 1 बार। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ेंगे ना, आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 2। अब कोई सोचेगा, कोई बहुत बुद्धिजीवी इंसान होगा, वो बोलेगा कि सर एग्जाम में हम चाहें तो n की वैल्यू ना हम कुछ ना कुछ रख देंगे, इतना n+1 गेम क्यों करेंगे? n>2 बोल रहा है ना सर, तो n हम 4 ले लेंगे, n 5 ले लेंगे। ऐसे करके भी अगर बनाया जाए तो ये बिल्कुल का बिल्कुल यही आंसर देगा। n यहां 4 या 5 रखकर जो भी करके आपको करना हो आप कर ले। लेकिन अपन ये अप्रोच इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको सिखाना है कि ऐसे क्वेश्चंस को अगर n टर्म्स दिए रहेंगे हम कैसे स्टार्ट करेंगे। n मानकर भी ऑब्जेक्टिव अप्रोच में बनाया जा सकता है। इसके बाद देखिए ये क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट y विंस द मैच आफ्टर 4th गेम।
वाई विन कर जाए, बहुत आसान है। वाई विन करना मतलब एक्स का हारना आफ्टर फोर्थ मैच के बाद आपका क्या हो जाए, देखो 3 तक कुछ भी होते रहेगा। 3 तक क्या होगा पता नहीं, 3 तक हो सकता है 1 बार 2 बार तो नहीं जीतेगा एक्स, 1 बार जीत गया टाई टाई, 1 बार तो हारना पड़ेगा ही इसको, आखिरी तो हारेगा एक्स 1 बार हो सकता है जीत जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि एक्स जीते ही ना, एक ये पॉसिबिलिटी है। तो 2 पॉसिबिलिटी, तो आखिरी तो हारेगा ही हारेगा, तो वाई जीत जाएगा। तो बताओ ये कितने तरीके से अरेंज हो सकता है टोटल, इसमें यहां से यहां कितने चीज है 3 फैक्टोरियल, इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, 3 फैक्टोरियल हो गया। और विनिंग का कितना है, ए है, टाई का कितना है बी है, और लूज का कितना है 3 स्क्वायर, तो 6abc² होगा। इसी तरह से यहां से देखो ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, लूज का कितना हो जाएगा, जैसे ही हार रहा है तो हारना मतलब c² और टाई मतलब क्या है b²। तो टोटल कितना हो जाएगा 6abc² प्लस 3c² b²। 3bc² कॉमन लेंगे तो 2a, ये आएगा देख रहे हैं आप, यही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो क्लियर है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आपका आसान था, तो कॉन्सेप्ट क्या था आप सीख चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन जो है आपका, देखते हैं ये क्वेश्चन शायद मैंने कराया है क्या पिछले बारी, चलिए ठीक है देखें इस प्रॉब्लम को हम। ये प्रॉब्लम जो है आपका वो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन है। अब कैसे ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी तक ये जाएगा आपका थॉट प्रोसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सोचना। तो सोचिए इस प्रॉब्लम को एक बार, करा 3 रियल नंबर्स आर चूजन बिटवीन 0 to 2, ठीक है, 0 से 2 के बीच 3 रियल नंबर चुने जाते हैं। तो हम क्या क्या मान सकते हैं 3 रियल नंबर, हम मान सकते हैं x, y, z बिटवीन 0 to 2, बिटवीन 0 to 2 हम ये 3 चीज मान सकते हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। कह रहा है इफ p by q इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज नॉट मोर देन 2, इनके जो सम है वो 2 या 2 से ज्यादा नहीं है, ये दिया हुआ है। तो आप थोड़ा ध्यान से सोचिए, ये जो प्रॉब्लम है इसको हम किस तरफ ले जाएंगे, आप देखेंगे। आपको मजा नहीं आ गया तो आप बताइएगा। ये प्रॉब्लम भले ही देखने में बहुत छोटा है, बहुत आसान आपको देखकर लग रहा होगा, लेकिन जब इसके अप्रोच में हम जाएंगे तो आपको एंटायरली डिफरेंट लगेगा कि कैसे कोई ज्योमेट्री से ये सोच सकता है। अब आप सोचिए, नॉट लेस नॉट मोर देन इक्वल टू भी हो सकता है, सोचिए इसके बारे में। ये आपका अगर 2 से दोनों तरफ हम डिवाइड कर दें, ये क्या है, एक तरह से एक प्लेन है, ट्रायंगुलर प्लेन। सोचिए आपका घर का, आपके घर का दीवार का एक कोना है, वहां पर आपने एक ट्रायंगुलर प्लेन जाकर रख दिया, समझिएगा फिगर। घर के कोने पे आपने एक ट्रायंगुलर प्लेन रख दिया, ठीक, देखिए आप, आपने घर के कोने में एक ट्रायंगुलर प्लेन रख दिया, तो सोचिए क्या है, ये टेट्राहेड्रॉन है। आप ध्यान से देखिए,
एक तो ये रहा O A B C, मतलब कहने का आपने एक टेट्राहेड्रॉन रख दिया, ठीक। अब देखिए एक और दिलचस्प चीज क्या है कि यहां x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 0 to 2, मतलब x जो है वो 0 से 2 के बीच है, y जो है वो भी 0 से 2 के बीच है, और z जो है वो भी 0 से 2 के बीच है। तो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं? x या तो 0 0 0 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है 2 2 2 हो सकता है, या तो 2 0 2 हो सकता है, या तो 2 2 0 हो सकता है। मतलब सारे केसेस पॉसिबल है x 0 से 2 के बीच में, मतलब ये क्यूबॉइड बन रहा है। एक क्यूबॉइड बन रहा है, ठीक। हा, अब ना मजा आया बेड़ू, मतलब एक क्यूबॉइड के अंदर एक टेट्राहेड्रॉन है। अच्छा, मतलब सर ये टोटल एरिया है, और उसके अंदर जो वो आपका ट्रेपेजॉइडल एरिया है वही क्या है, जो टेट्राहेड्रॉन बन रहा है, ट्रेपेजॉइडल टेट्राहेड्रॉन वाला एरिया, वो फेवरेबल एरिया है। और पूरा का पूरा ये जो क्यूबॉइड बन रहा है, ये क्यूब है एक्चुअली में, तीनों साइड दो 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 का है, ये आपका टोटल एरिया है। ओहो, मतलब आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा इस पूरे इवेंट का वो क्या होगा? एरिया ना बोले वॉल्यूम बोले, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 1/6 ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1/6 पी बाई क्यू। अच्छा, तो मतलब P प्लस क्यू कितना हो जाएगा? 6 + 1 7 हो जाएगा। अब ये 1/6 ए क्यूब कैसे हुआ ये देखो। इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, स्पेशल ज्ञान जो है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो है वो क्या होता है? 1/6 2y 2j 2k होगा ijk में। इसको सॉल्व करोगे 1/6 2 क्यूब हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये तो अलग से हम ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, ये तो हमें ज्ञान की बात मिल रही है, ये कोई खास चीज नहीं। तो ओवरऑल ये हुआ इसका आंसर। तो ये देख रहे हैं बड़ा ही छोटा इसका सोल्यूशन था, लेकिन आपको सोचने पर कितना ज्यादा अच्छा अप्रोच मिल रहा है कि नंबर जो है क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का लग रहा है, सिंपल अलजेब्रा का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अपने से बना रहे हैं ज्योमेट्री से। तो दैट इज द पावर ऑफ ज्योमेट्री, ये आपको समझना होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। ये क्वेश्चन आप देखिए। ये क्वेश्चन के बारे में मैं आपको ये बता दूं, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे आपको लगेगा सर ये कोई क्वेश्चन है इतना आसान, ये एडवांस में थोड़ी पूछेगा, ऐसा ही तुम्हें लगेगा। तुम्हारे अंदर ऐसे ही ख्याल आएंगे, ऐसे ही कयास तुम लगाओगे, लेकिन जो भी तुम ख्याल लगा रहे हो, जो भी कयास लगा रहे हो, वो गलत है। वो सरासर इसलिए गलत है, तुम्हें क्या लगा होगा कि सर कह रहा है 2 person A and B have respectively n+1 and n coins which they toss simultaneously, then the probability that A will have more heads than B। तुम्हें क्या लगा होगा कि A के पास जब ज्यादा हेड होगी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सर A के पास ज्यादा कॉइन है तो A के पास ज्यादा हेड आएगा, मतलब हाफ से बड़ा होगा आंसर। तुम्हें तो यही लगा होगा कि सर जो भी आंसर होगा हाफ से बड़ा होगा, मतलब और लगा कर तुम सही भी बनाओगे, आ सकता है पूरा चांस है एडवांस में आने का, तुम लगा कर सही भी बनाओगे। जेईई एडवांस चाहता ही यही है तुमसे बेटा, यही तुमसे चाहता है कि तुम एक गलत आंसर को मार्क करो और वहां से तुम्हारा नंबर काटा जा सके। क्वेश्चंस टफ और टफ ना होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने जो बनाया वो सही होना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अभी जेईई मेंस देकर लौटेंगे, आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में पूरी तरह से अपने आप को झोंक देंगे, और आपका एग्जाम जब होने वाला होगा तो मैं आपको एक बहुत विशेष बात ये कहूंगा
जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये आप ट्रस्ट कीजिए, वो ये है कि आपको एग्जाम में ये सोचकर जाना है कि मैं जितना बनाऊंगा जेईई एडवांस में वो बिल्कुल शिद्दत के साथ, तुक्का नहीं मारूंगा। जेईई एडवांस का जो एग्जाम है वो एग्जाम टेम्परामेंट कुछ अलग डिमांड करता है। वो आपसे ये डिमांड करता है कि आप जो भी बनाएं वो सही बना कर आए। तो 1/2 आप सोचेंगे और आप सोचकर लगा भी देंगे मार्क और बोलेंगे सर ये मेरा ऑब्जेक्टिव स्टाइल है, देखिए कितना मैं आसानी से बना दिया, और तुम हो जाओगे गलत। तुम्हारा मार्क्स जो भी आ रहा होगा वो हो जाएगा कट के खत्म। तो ये आपका गलत आंसर है। बोलोगे सर कैसे? तो सर देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। हो सकता है कि ए 2% एन हैव रिस्पेक्टिवली n+1 एंड n कॉइंस, है ना। तो ऐसा करते हैं, n गेम्स पर क्या होता है, हम मान के चलते हैं 2% ए और बी है, x के पास ज्यादा हेड्स आए, x के पास ज्यादा हेड्स आए, पहला चीज मान रहा हूं। दूसरा चीज मान रहा हूं मैं x और y के पास बराबर हेड्स आए, और तीसरा चीज मान रहा हूं कि अभी तक y के पास ज्यादा हेड है। कब? एट nth गेम्स। देखो एट nth ट्रायल्स लिख दो, गेम्स नहीं, क्योंकि n+1 पे डिसाइड होगा कि करना क्या है। nth ट्रायल्स तक हमने ये देखा है, क्या देखा है कि x के पास ज्यादा आपके हेड्स आए हैं। यहां हमने देखा है कि x और y के पास सेम हेड आए हैं, और यहां पे कुछ और अल्फाबेट चेंज कर दो, p q 2 आदमी, ठीक। तो यहां देखो प्रोबेबिलिटी जब p के पास q से ज्यादा सिक्का होगा हम ये मान लेते हैं x। प्रोबेबिलिटी जब p और q के पास बराबर सिक्का होगा हम ये मान लेते हैं y। और प्रोबेबिलिटी जब p के पास लेस सिक्का होगा q से, ये भी होगा x, हम ये बोल रहे हैं। बोलोगे सर अरे ये कैसे? देखिए इसके बनाने के कई सारे अप्रोच हैं, लेकिन ये अप्रोच सबसे जबरदस्त अप्रोच। p के पास अगर ज्यादा सिक्का होगा किससे? q से, हेड्स, तो हम मान रहे हैं x। अब देखो ध्यान से समझना, p के पास ज्यादा सिक्का हो q से या p के पास कम सिक्का हो q से, ये दोनों चीज जो है, दोनों को कितने मौके मिल रहे हैं? n ट्रायल्स मिल, दोनों को n ट्रायल्स मिल रहे हैं। मतलब जो सारे पॉसिबिलिटीज इसके अंदर आ सकते हैं वो सारे पॉसिबिलिटीज इसके अंदर भी आ सकते हैं। दे आर जस्ट इक्वली लाइकली। अब तुम ध्यान से मेरी बात को सुनो, हमने अगर 4 सिक्के उछाले हैं या 2 सिक्के उछाले हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम क्या कह सकते हैं? इक्वली लाइकली, हाफ हाफ कहते हैं। अगर एक सिक्का उछालते हैं हम ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं 2 आ गया, तो हम वो मैक्सिमम देखते हैं दोनों को जब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला है, इस केस में भी उस केस में भी, और दोनों इक्वली लाइकली इवेंट है। इसकी अगर x प्रोबेबिलिटी होगी तो उसकी भी कितनी होगी? x ही ना होगी। हेड्स आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? x माने। ये बात आपको समझना होगा। आप थोड़ा वीडियो को पॉज करिए और सोचिए, अगर इसके पास नंबर ऑफ हेड्स, मान लीजिए 100 ट्रायल्स करते हैं, तो नंबर ऑफ हेड्स इसके पास अगर 50 आता है तो इसके पास भी तो 50 आ सकता है ना, इक्वली लाइकली है, ठीक। अब देखो तुम बात समझना, n ट्रायल्स में ये है, n+1th ट्रायल में क्या होगा? n+1th ट्रायल में सोच कर देखो, इसके पास एक सिक्का अगर और ऐड हो गया हेड, या नहीं भी हुआ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर एक ऐड हो गया, ऑलरेडी ये कह रहा है क्या? ऑलरेडी ये कह रहा है ये चीज कि P के पास ऑलरेडी ज्यादा हेड्स हैं। जब ज्यादा हेड्स है ही है तो A तो ऐसे भी जीत जाएगा। क्या कर दें? द प्रोबेबिलिटी दैट A विल हैव मोर हेड्स देन B। ऑलरेडी कह रहा है कि A के पास ज्यादा, P के पास ज्यादा हेड्स है, या A बोल रहा है इसको, या हम P क्यों बोल देते हैं, P के पास ज्यादा हेड्स है, तो बताओ x × 1 हो जाएगा, कुछ नहीं,
एक ही तरीका होगा। यहां देखो अभी दोनों के पास इक्वल है, अगर P को जीतना है तो n+1th ट्रायल में हेड्स आना जरूरी है। अगर B को मिल जाएगा तो B जीत जाएगा। n+1th ट्रायल किसके पास है? A के पास। B के पास तो n ही ट्रायल है। तो n+1th ट्रायल में हेड्स आए या ना आए इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर हेड आ गया तो भी ये जीतेगा, अगर नहीं आया टेल आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। n+1th ट्रायल जो होगा वो A का ही होगा या P का ही होगा, P को तो मिलेगा नहीं। यहां देखो P बराबर हो जाए Q के, ये कितना हो जाएगा? y इंटू हाफ, अगला वाला हाफ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हेड का। यहां पर क्या हो जाएगा? देखो यहां पर Q के पास ज्यादा हेड है, अगर मान लो अगले में हेड आ भी गया P के पास तो भी जीतेगा थोड़ी, बराबर होगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि P Q से कम है। तो अगले वाले में हो सकता है उसके इक्वल हेड ले आए। मान लो Q के पास 45 हेड है और P के पास, या टोटल मान लो 100 ट्रायल करते हैं तो Q के पास 51 हेड्स है और P के पास 49 हेड्स। तो अगला हेड अगर P को मिल भी गया तो 50 ही होगा। या मान लो इसके पास 51 हेड्स है, इसके पास 50 हेड्स है, अगला हेड अगर आ भी गया तो क्या होगा? ज्यादा ज्यादा 51 होगा, बड़ा नहीं हो सकता। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? x इंटू 0। और एक चीज देखो तुम, ये तीनों जो है एग्जॉस्टिव इवेंट है तो इनके सम क्या होंगे? और यहां पर भी सारे ऐड हो जाएंगे। n+1th ट्रायल्स में 2x + y कितना हो जाएगा? तो ये फाइनली 1/2 आया, मतलब आंसर होगा 1/2। देखो क्या मजा आ गया। तुम सोचे थे कि 1/2 होगा आंसर? नहीं ना सोचे थे, लेकिन आया ना। मैंने यही बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत ही अलग टाइप का है। आपको लगेगा कि 1/2 से बड़ा होगा, बट एक्चुअल में 1/2 ही आंसर होगा। क्या आपको समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, ये रहा अगला सवाल, और ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, आप पहले पढ़िए। क्या कह रहा है? कॉन्टेंट्स ऑफ द अर्न 1। अर्न 1 बोले तो क्या होता है? पहला झोला। अर्न 2 बोले तो दूसरा झोला। अर्न 3 बोले तो तीसरा झोला। एज फॉलोज। कह रहा है डाइस इज थ्रोन इफ अ प्राइम नंबर अपीयर्स। प्राइम नंबर बताओ, एक डाई को उछालेंगे तो प्राइम नंबर क्या क्या आएगा इसमें? 2, 3 और 5। देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न 1। तो हम बॉल को कहां से चुनते हैं? अर्न 1 से, झोले, पहले झोले से, अगर प्राइम नंबर आता है। उसके बाद कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न 2। कब? जब कंपोजिट नंबर आ रहा है। देखो, एंड इफ कंपोजिट नंबर अपीयर्स, अ बॉल इज, कंपोजिट नंबर क्या क्या होगा? जिसके ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। 4, 6 अगर आएगा तो अर्न 2 दूसरे झोले से हम चुनेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है? अदरवाइज अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न 3। तो अकेला चीज क्या आएगा? 1। अगर कभी भी 1 आएगा तो कहां से बॉल चुनेंगे? अर्न 3। गिव दैट अ व्हाइट बॉल इज ड्रॉन। गिवन दैट, क्या गिवन है? कि व्हाइट बॉल को ड्रॉ किया जाता है। क्या किया जाता है? एक व्हाइट बॉल को ड्रॉ किया जाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो यहां मान लो हम बोल देते हैं P1, P2, P3। मान लेते हैं B1 को प्राइम नंबर अपीयर्स, अ कंपोजिट नंबर अपीयर्स। B2 को, B3 मान लेते हैं अदर देन दिस, गिवन दैट अ व्हाइट बॉल इज चोजन। ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि हमारे पास क्या आया है? एक व्हाइट बॉल आया है।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अर्न 3 वाज सेलेक्टेड। देखो बहुत आसान है, हम ना अर्न 3 प्राइम नंबर अपीयर, तो ये अर्न 1 की कहानी को बता रहा है B1, B2 अर्न 2 की कहानी को बता रहा है, और B3 अर्न 3 की कहानी को बता रहा है। तो तुम्हें बोला गया है कि अर्न 3 से चुनने, मतलब प्रोबेबिलिटी तुम्हें किस चीज का निकालना है, B3 बाय वाइट बॉल। W बराबर क्या हो गया, अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए, वो वक्त आ गया है कि आपको पूरा ध्यान इधर केंद्रित करना है। B3 बाय W कहने का मतलब साफ बेस थ्योरम है। इसको कैसे पलट कर लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम B3 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल बाय B3। आओ देखें किसमें कितना है दम। B3 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, बताओ मेरे को, B3 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो B3 की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है, 1/6, 1 को चुनने की प्रोबेबिलिटी। और व्हाइट बॉल B3 से चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये रहा आपका B3, मतलब अर्न 3 व्हाइट बॉल, 4 बाय कितना हो जाएगा, 6। B1 बोले तो प्राइम नंबर कितना है, 3/6, और पहले झोले से व्हाइट बॉल चुनने का तरीका 3/6। फिर B2 दूसरे झोले कंपोजिट नंबर है तो 2/6, और व्हाइट बॉल फ्रॉम B2 कितना होगा, 2/5, 3 2 5। B3 फिर से देखो, B3 क्या हो जाएगा, 1/6। एक बार कैलकुलेट कीजिए, 4/36, इधर कितना होगा, 9 + 4 + 4/36। गड़बड़ है यहाँ, देखिए एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, 9/36, 4/30, 180 देखें आप, ट्वेंटी बाई कितना आ रहा है, 89। देखो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, कितना हो जाएगा, 20/89। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका जो अगला पार्ट है ये तो आप बना सकते थे, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि सर आपने कुछ बहुत बड़ा कर दिया। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, और उसमें लगेगा एक्सटेंडेड बेस थ्योरम, ट्री कॉन्सेप्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, और इसे बनाने का एक बार आप ट्राई कीजिए। चलिए, आपने देख लिया होगा, आपने ट्राई किया होगा। अब देखिए यहां पर करते क्या है, हम समझिएगा, हमने पीछे क्या निकाला था, हमने पीछे निकाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ
B3/W, और ये था हमारा 20/89, है ना। अब हम यहां पर क्या कह रहा है, इफ अनदर बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेमर देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज द ब्लैक बॉल गिवन दैट फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कहानी कुछ ऐसी है कि पहला जो व्हाइट बॉल चुना जा सकता है ना, वो अर्न 1 से भी चुना जा सकता है, अर्न 2 से भी चुना जा सकता है, और अर्न 3 से भी चुना जा सकता है। ये आप समझ रहे हैं? क्योंकि अगर यहां पर मान लीजिए ऐसा बोल दे कि प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज फ्रॉम सेम अर्न, तब तो अर्न 3 से ही चुनना होगा ब्लैक बॉल, तब तो कोई बचा नहीं, सवाल में दम ही नहीं रहा। मतलब यहां अंडरस्टूड है एक चीज कि आपको तीनों जो भी अर्न है उनसे व्हाइट बॉल की पहले फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ होले 2 से जो व्हाइट बॉल आएगा क्या आएगा, देख लीजिए। इस बार ये जाएगा आपका ऊपर 2/6 इंटू 2/5, नीचे जो भी है पूरा का पूरा। तो बताइए कितना आएगा ये सॉल्व करने के बाद? 180/89 है ना, 89/180 सिर्फ। कितना हो जाएगा? चौबीस बाई 89। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ P1/W कितना हो जाएगा, P1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो ये कितना है, 9/, (45/89). हमने सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया। अब ना हम इसे मान लो F1 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तो F1, इसे हम F2 बोल देते हैं, इसे हम F3 बोल देते हैं। अब सुनिएगा आप ध्यान से, ये मान लो F1 है, ये मान लो F2 है, ये मान लो F3, F1 रीजन, और ये पूरा का पूरा मान लो आपका F रीजन है। आपको ये जो एलिप्टिकल पाथ दिख रहा है, इस एलिप्टिकल पाथ की आपको एरिया निकालनी है यहां पर, क्योंकि दूसरा बॉल जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो ब्लैक है। पहला बॉल का आपने F1, F2, F3 इवेंट नाम दिया है, और जो आप दूसरा बॉल चुन रहे हैं उसका नाम आपने F दिया है। तो ब्लैक बॉल के प्रोबेबिलिटी की क्या हो जाएगी, F इंटरसेक्शन F1, F इंटरसेक्शन F2, F इंटरसेक्शन F3। यही कहानी है। F इंटरसेक्शन F1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 F/F1। पहला काम क्या हो गया, F2 F/F2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F/F3। ठीक है भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम टोटल प्रोबेबिलिटी है एक तरह से। मतलब यहां अगर कहा जाए तो और साफ साफ कह देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F/F1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F/F2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F/F3।
प्रोबेबिलिटी ऑफ F3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन F3, ये दूसरा, ये ब्लैक बॉल चुनने की प्रोबेबिलिटी है जब ये हम जान चुके हैं कि F3 इवेंट हो चुका है, व्हाइट बॉल सब अन से सेलेक्ट हो चुका है। तो देखो F1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, आप ध्यान से देखिए। तो F1 की प्रोबेबिलिटी 20/89, 20/89। अब ब्लैक बॉल पहले झोले से चुनना है, एक बॉल निकल चुका है, तो देखो एक बॉल निकल चुका है इसमें से, तो बचा 3 और 2, मतलब 3/5। कितना बचा? 3/5। उसके बाद क्या है? 20/24। अब क्या होगा? एक व्हाइट बॉल और निकल गया, तो 3 कितना हो जाएगा? 4। 45/89। एक और निकल गया, तो 2 कितना हो जाएगा? 5 ब्लैक बॉल के लिए। ठीक, तो ये आप पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, आपको आंसर भी मिल जाएगा। मैं नहीं करूंगा ऐसे, आप कर लीजिएगा, ठीक है क्या? तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपको आसानी बहुत आराम से मिल जाएगी। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको मजा आएगा। आप इसे टफ नहीं कहेंगे, लेकिन आप इसे लॉजिकल कहेंगे, आप इसे सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बॉक्स 1 कंटेन्स 3 कार्ड्स। तो बॉक्स 1 में 3 कार्ड हैं, क्या क्या है? 1 2 3। चलिए बॉक्स 2 में क्या क्या है? कंटेन 5 कार्ड्स, क्या क्या? 1 2 3 4 5। और बॉक्स 3 कंटेन्स 7 बॉल्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्सेस। हर बॉक्स से एक कार्ड चुनना है। लेट एक्स आई बी द नंबर ऑफ द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द ith बॉक्स। ठीक, तो देखो एक्स आई डिनोट कर रहा है, x1 मतलब पहले बैग से हम चुन रहे हैं बॉल, x2 मतलब दूसरे बैग से चुन रहे, और x3 मतलब तीसरे बैग से। कह रहा है इन तीनों का सम ऑड हो जाए। तो देखो x1 बैग में क्या क्या है? 5 6 7। अब तुम ध्यान से जब समझोगे ना, तो ही तुम्हें क्लैरिटी आएगी। देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। कह रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 का सम ऑड होगा। तो कोई चीज ऑड कब हो सकता है? 3 चीज का सम, जब तीनों आपका क्या हो? ऑड ऑड ऑड। या x1 x2 इवन चुने, इसको ऑड चुन लिए x3 को, या तो इवन ऑड इवन चुन लिए, या ऑड इवन इवन चुन लिए। यही सारा केस पॉसिबल है ना? ठीक है, अब तुम सुनो ध्यान से, ऑड चुनने की क्या पॉसिबिलिटी है? पहले से 2/3। दूसरे से ऑड चुनने की क्या पॉसिबिलिटी? 1 2 3, 3/5। और तीसरे से 1 2 3 4/7। अब प्लस इवन चुनने की, 1/3। यहां से इवन चुनने की 2/5। यहां से ऑड चुनने की वही चीज, इवन चुनने की पॉसिबिलिटी 1/3। ऑड चुनने की दूसरे से पॉसिबिलिटी 3/5। इवन चुनने की पॉसिबिलिटी 1 2 3। ऑड चुनने की पॉसिबिलिटी क्या है? यहां से प्रोबेबिलिटी इवन चुनने की,
सबको जोड़ दो। 24 9 24 8 32 32 और 9 41 41 51 और 53। देखो कहीं पर कैलकुलेशन कुछ 24 4 दूनी 8 या 9 4 3 2/3 ऑड। यहाँ से कितना ऑड है 1 3 5 3/5। यहाँ कितना 1 3 5 7 4/7। ठीक, फिर इवन की क्या हो जाएगी 1/3। इवन यहाँ पर कितना 2/5। ऑड कितना 4/7। इवन यहाँ कितना 1/3। इवन यहाँ पे कितना x2 में ऑड कितना है 3/5। इवन कितना है यहाँ पर 3/7 और ऑड कितना है 2/3। अगले में इवन कितना है 2/5। यहाँ इवन कितना है 2 4 6 3/7। सही है। देखो कैलकुलेशन एक बार। चलिए आंसर बिल्कुल सही है, यही होगा। ऑप्शन में यहाँ पर 33 ना होकर 53 होना चाहिए था, यहाँ 33 लिख दिया गया था, तो आप ऑप्शन सही कर लेंगे, 53/105 होगा। क्लियर है। चलिए अगला देखेंगे क्या कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी दैट x1 x2 x3 आर इन एपी। अब बात को समझना आप, देखो एपी में होना चाहिए x1 का एलिमेंट, x2 का एलिमेंट और x3 का एलिमेंट। आप ध्यान से सुनिएगा, पहला चीज हम कॉमन डिफरेंस 0 लेते हैं। जब हम कॉमन डिफरेंस 0 लेंगे तो x1 से मान लो हमने 1 चुना, x2 से भी 1 चुना, x3 से भी 1 चुना, ये हो सकता है पॉसिबल। यहाँ से 2, वहाँ x2 से भी 2, x3 से भी 2, यहाँ से 3, हर जगह से 3, ये जब d 0 है। चलो अब देखो जब d 1 होगा तो पहले वाले से 1 चुनते हैं, दूसरे वाले से 2 चुनते हैं, तीसरे वाले से 3, फिर 2 3 4 ले सकते हैं, 3 4 5 ले सकते हैं। जब d2 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस तो 1 लेंगे यहाँ से, 2 लेंगे वहाँ से, 3 और 3 2 5 हो जाएगा। फिर 2 लेंगे यहाँ, 2 3 5 5 5 2 2 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक, दूसरे वाले में 5 ही सबसे ज्यादा है, इसके बाद होगा नहीं। D3 लेंगे तो क्या होगा 1 4 7 हो गया। इसके आगे कोई केस पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 7 है। दूसरे में अगर तुम 2 रखोगे, पहले से 2 लिए तो दूसरे से तुम्हें कितना लेना होगा 2 3 5, मान लो तुम ले भी लिए, उसके बाद क्या होगा 5 3 8, ये पॉसिबल ही नहीं है। और एक D-1 केस भी पॉसिबल है, पहले से 3 ले लिए, दूसरे से 2, तीसरे से 1, ये भी एक पॉसिबल है। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल कितने हैं 11। और पहले वाले से हम 3 चुन सकते हैं, दूसरे वाले से हम 5, तीसरे वाले से 7, 11 बाई कितना आ जाएगा 105। क्लियर। इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया। चलिए इसके बाद देखिए, ये आज का आखिरी सवाल है। आज का सेशन मैंने थोड़ा छोटा ही रखा है, ये आपका आज का आखिरी सवाल है। देखिए इस क्वेश्चन को, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा। क्या कह रहे हैं, देयर आर 3 bags B1 B2 B3, द बैग B1 कंटेन्स 5 red and 5 green balls, bag 2 contains 3 red and 5 green balls, and bag 3 contains 5 red and 3 green balls. Bags B1 B2 B3 have probabilities 3/10 3/10 4/10 respectively of the being chosen. A is selected random and a ball. क्वेश्चन कुछ अधूरा है, उसके बाद क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, तो इतना ही अपन रहने देते हैं, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन शायद मिसिंग है।
क्वेश्चन शायद लिखा नहीं है, तो अपन इतना ही रहने देते हैं, वो हटा दिया जाए। तो टोटल हमने आज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हमने आज 7 क्वेश्चंस किए हैं। तो चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छे, लेकिन हमने जो भी क्वेश्चंस किए बहुत अच्छे किए हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मैं आज का ये लेक्चर यहीं पर खत्म करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आपको यहां पर बताया जाता है आप उसे बहुत अच्छे से देखते हैं। और आज के इस लेक्चर में मैं यही आपको कहना चाहूंगा अंत में कि अब आपका जेईई मेंस का एग्जाम शुरू हो गया है, सेशन 2 का जो है, आप बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से एग्जाम जाकर दीजिए। आपने जो भी पढ़ा है आप उसी पर विश्वास कीजिएगा। आप कतई ये ना सोचें कि मैंने जो पढ़ा है शायद उससे बाहर आए, ऐसा आए वैसा आए, आपको कुछ नहीं सोचना। यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, ठीक है। और जैसे ही जेईई मेंस खत्म होती है आप जेईई एडवांस में निरंतर एकदम लग जाइए। और एक चीज याद रखिएगा जेईई एडवांस में, जो मैं आपको आज बता कर जाऊंगा, कि जेईई एडवांस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप सारे टॉपिक्स को जरूर पढ़ते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स आप रखिए अपने पास जिसमें आपको महारत हासिल करना है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से आता है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, जैसे वेक्टर 3D होती है, जैसे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट होता है। ये सारे ऐसे पोर्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा इजी है। आप इस पर थोड़ा भी एफर्ट लगाएंगे तो आप आंसर एग्जाम में भी निकालने में बहुत सक्षम रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जेईई एडवांस का भी पेपर वैसे ही लिखेंगे और जेईई मेंस में आप तो फोड़ कराएंगे। तो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।